5 जून 2025 की सुबह कोटद्वार में एक सुनसान सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक लाश मिली। आसपास काम कर रहे कुछ लोगों की नज़र पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की हालत देखकर पहले तो यह समझा गया कि यह किसी हादसे का मामला है। अंदाज़ा लगाया गया कि शायद किसी ने शराब पी रखी थी और कहीं गिरकर आग के चपेट में आ गया है। लाश की हालत खराब थी, चेहरा पूरी तरह जलने के कारण झुलसा हुआ था, कपड़े भी पूरी तरह जले हुए थे और पहचान से जुड़ी कोई भी चीज़ मौके पर नहीं मिली। हालांकि शरीर की स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी, इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही पूरा मामला पलट गया। डॉक्टरों ने कहा कि यह मौत चलने या गिरने से नहीं हुई है, बल्कि किसी भारी और तेज चीज से सिर और सीने पर हमला किया गया है। इसके बाद लाश को जलाने की कोशिश की गई है ताकि लाश पहचान ना हो सके। अब पुलिस को समझ आ गया था कि यह मामला सीधा सीधी हत्या का है, जिसे एक हादसे की तरह देखने की कोशिश की गई है। इस बीच दिल्ली के राजकरी पुलिस स्टेशन पुलिस के संपर्क हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति की खोज की जा रही है, जो साउथ दिल्ली के राजकरी इलाकों में रहते थे और कुछ दिन पहले अचानक लापता हो गए। जब शरीर की बाकी बनावट का मिलान किया गया तो शक पक्का हो गया कि वह लाश रविंद्र की ही है। जब पुलिस ने रविंद्र के घर वालों को बुलाकर लाश की जानकारी दी तो उनके छोटे भाई ने कपड़ों के बचे हुए टुकड़ों को देखकर उसकी पहचान रविंद्र के रूप में करी। पहचान की पुष्टि होते ही रविंद्र के भाई पुलिस को एक अहम बात जनाई। बताया गया कि रविंद्र की पत्नी के साथ उसके रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे थे। झगड़े आम बात थे और रविंद्र कई बार कह चुका था कि रीना का बर्ताव बदला बदला सा है और उस पर शक किया जाना चाहिए। पुलिस को यह पहली खुराक मिली और अब जांच उस दिशा में आगे बढ़ रही कि कोटद्वार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। रात के समय एक SUV 500 गाड़ी उस इलाके से संदिग्ध तरीके से कई बार आती जाती दिखी। पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट जूम करके देखी और फिर उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया कि यह गाड़ी किस व्यक्ति के नाम पर थी, जिसका संपर्क रीना के करीबी लोगों के साथ था। पुलिस का शक अब पूरी तरह रीना पर गया था। गाड़ी को बाद में नोएडा के एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया था। जब पुलिस को यह SUV मिल गई तो उसे जब्त करके फॉरेंसिक जांच की कार्रवाई। गाड़ी के सीटों पर खून के निशान मिले, बाल के नमूने और डिक्की में जलने के गंध व प्लास्टिक की सीट पाई गई। यह सब साफ संकेत थी कि हत्या इसी गाड़ी में हुई है। इसी से लाश को ले जाया गया है। मोबाइल डाटा की जांच भी की गई, जिसमें रविंद्र, रीना और एक तीसरे व्यक्ति परितोष की लोकेशन 31 मई की रात एक ही रास्ते पर मिलती रही। पहले नगीना, फिर कोटद्वार और फिर नोएडा। रीना और परितोष हिरासत में लिया गया। जब पूछताछ शुरू हुई तो रीना टूट गई। उसने जुर्म को कबूल करते हुए सारी साजिश बताई कि किस तरह रविंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरे मामले की सच्चाई उगल दी। रविंद्र कुमार साउथ दिल्ली के राजपूत करी इलाके के रहने वाले थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और हर महीने किराए के लाखों कमाई होती थी। पत्नी के अनबन के चलते दोनों अलग अलग रहने लगे थे। इसी बीच रविंद्र का काम के सिलसिले से उत्तराखंड जाता हुआ पहले वह हरिद्वार शिफ्ट हो गए। यही उनकी मुलाकात रीना, जो फिजियोथेरेपिस्ट थी। पहले बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती, फिर धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। रीना उम्र में रविंद्र से करीब 20 साल छोटी थी, लेकिन जब उसे रविंद्र की दौलत, मुरादाबाद वाला बड़ा घर और हर महीने आने वाली मोटी कमाई का पता चला तो उसकी सोच बदल गई। उसे लगने लगा अगर वह रविंद्र के साथ रहेगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। 2011 में दोनों शादी कर ली। शादी के बाद रीना के 2 बच्चे भी हुए। रविंद्र ने दिल्ली की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद के 3 मंजिला शानदार मकान खरीदा। यह घर करीब 3 करोड़ का था। कुछ समय बाद रविंद्र ने यह घर रीना नाम कर दिया। रीना ने उस घर को अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लिया और अब सब कुछ सही उसकी मर्जी से चलने लगी। शादी के बाद शुरू में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, रविंद्र को लग रहा था कि जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है। रीना के साथ नए घर में नई शुरुआत हुई थी, बच्चे भी हुए और काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन यह
सुख ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कुछ ही महीनों के बाद छोटी की छोटी बातों में झगड़े शुरू हो गए। रविंद्र और रीना के बीच पहले जैसी नज़दीकियाँ अब दूरियों में बदलने लगी। इसी बीच रीना की ज़िंदगी में एक और शख्स यानी परितोष कुमार की एंट्री हुई। परितोष एक आम मरीज की तरह रीना के फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर में इलाज के लिए आया था, लेकिन इलाज के बहाने मुलाकात बढ़ती गई और कुछ ही वक्त दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कब दोस्ती अफेयर के रूप ले लिया या दोनों को कभी समझ नहीं आया। रीना और परितोष अब छिप कर मिलने लगे थे। रविंद्र को इस बात का भनक तक नहीं लगी। उसी दौरान एक पुराना कर्ज चढ़कर बोलने लगा। करीब 18 लाख की उधारी चुकाने के लिए रविंद्र ने एक चेक दिया था, लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। अदालत ने रविंद्र को 6 महीने को जेल की सजा दे दी। रविंद्र अब परेशान था। जेल जाने की खतरा सामने खड़ा था और उसे किसी भी हाल में पैसे चाहिए थे। बहुत सोचने के बाद उसे मुरादाबाद वाला मकान बेचना वही मकान था जो उसने कभी रीना को गिफ्ट किया था। रविंद्र को उम्मीद था कि इस घर की बिक्री से जो पैसे मिलेंगे उसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा, चाहे वह शायद सज़ा से भी बच जाएगा। लेकिन जब उसने मकान बेचने की तैयारी शुरू की तो हालत और बिगड़ गए। उसका रवैया बिल्कुल अलग था और रविंद्र ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा इस मुद्दे पर दोनों के बीच झगड़े और बढ़ते गए। हर दिन एक नया तनाव घर में पैदा हो रहा था। रीना की दुनिया जैसे अलग से ही चल रही थी। परितोष के साथ उसका रिश्ता अब गहरा हो चुका था। छुप कर मुलाकातें होती थी और अब वो रविंद्र के दिल में बहुत दूर जा चुकी थी। उसे सिर्फ मकान, पैसा और अपनी आज़ादी की फिक्र थी। परितोष के साथ उसका रिश्ता वह आप सब दे रहा था जो रविंद्र अब नहीं मिल पा रहा था। रविंद्र को इस रिश्ते से कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस अपनी मुश्किलें से लड़ रहा था। लेकिन रीना ने अब एक डर सताने लगा कि अगर मकान बिक जाएगा तो उसकी आरामदायक ज़िंदगी खतरे पर पड़ जाएगी। उसका फिजियोथेरेपी सेंटर भी चला जाएगा, मुरादाबाद वाला ठाट भी ख़त्म हो जाएगा और शायद परितोष भी उससे दूरी बना ले। इन सब बातों को सोचकर रीना के मन में भयानक ख्याल आने लगा। उसे लगा कि अगर रविंद्र ही नहीं रहेगा तो ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई रोक टोक, दौलत भी उसी की रहेगी और ज़िंदगी भी उसकी मर्जी से होगी। रीना और परितोष जब रविंद्र को मारने का फैसला कर लिया तो दोनों मिलकर पूरा प्लान बना लिया। रीना ने परितोष को साफ कह दिया कि अगर इस काम में उसका साथ देगा तो उसे 1 लाख देगी। परितोष पहले से ही रीना के साथ रिश्ते में था और उसे पैसे भी मिलने वाले थे। इसके बाद 31 मई के दिन आया। रीना रविंद्र को कहा कि उसका यह मरीज पार्टी देने वाला चाहता है और अच्छा होगा। रविंद्र मान गया क्योंकि उन्हें किसी तरह का शक नहीं था। रीना उन्हें यूपी के नगीना ले गई जहां परितोष पहले से तैयारी कर बैठा था। पार्टी का माहौल बनाया गया, खाना सब रखा गया। रविंद्र को बार बार शराब पिलाई गई, इतना पिलाया कि खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। जब दोनों यकीन हो गया कि अब रविंद्र को पूरी तरह नशे और कुछ करने लायक नहीं बचा है तो परितोष और रीना मिलकर रविंद्र के गर्दन और सीने में ताबड़तोड़ मार किया। इतने बरहमी से हमला हुआ कि रविंद्र वहीं तड़पते तड़पते दम तोड़ बैठे। इसके बाद रविंद्र की लाश को गाड़ी में डाल दिया गया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों ने तय किया कि लाश को उत्तराखंड रामनगर इलाके में फेंक दिया जाए, लेकिन जब वह मौका नहीं मिला तो उन्होंने रास्ता बदल लिया और कोट द्वार की ओर निकल पड़े। कोट द्वार के पास एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी गई। रात का वक्त था, आसपास कोई नहीं था। वहीं पर उन्होंने रविंद्र की लाश को फेंक दिया और गाड़ी लेकर वापस चले गए। किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने अपने अपने घर चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लगा कि अब यह राज हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। पुलिस ने जब गंभीरता से जांच शुरू की तो सबसे पहले उसे इलाके में सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक की गई। इसी के साथ मोबाइल लोकेशन का डाटा भी खंगाला गया। उस रात रविंद्र, रीना और परितोष तीनों फ़ोन में एक ही वक्त नगीना में, फिर कोटद्वार और फिर नोएडा आसपास एक्टिव थे। जब इन सब चीज़ों जोड़कर देखा गया तो तस्वीर साफ हो गई कि अब पुलिस के पास सबूतों की लंबी लिस्ट थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन। रविंद्र के परिवार का शक सही मोड़ था जिससे पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। आज रीना और परितोष दोनों जेल में